वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। तो इसके पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देख लिए थे पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के। अब आगे का क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वहाँ से इसके 10 क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंबिका चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह, भगवती चरण बोरा, यशपाल तथा छब्बील दास ने नौजवानों और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की। भगत सिंह इस सभा के महामंत्री तथा भगवती चरण बोरा इसके महासचिव का दायित्व संभाला था। अप्रैल 1928 में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया। अंबिका चक्रवर्ती इस सभा से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएंगे सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में की थी। इसकी स्थापना के समय वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। इस सोसाइटी के स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्राच्य साहित्यिक शिक्षा, साहित्य व ग्रंथों का अनुवाद आंग्ल भाषा में करना था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति अथवा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ब्रिटिश इंडिया के भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने सामूहिक कार्यचलन के स्थान पर विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। 1861 के अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था। कैनिंग को ही भारत में विभागीय प्रणाली के आरंभकर्ता के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन, दांडी मार्च। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले साइमन कमीशन का गठन, उसके बाद से नेहरू रिपोर्ट, फिर शारदा अधिनियम, फिर दांडी मार्च। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 को, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 को, शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1901 में प्रकाशित की गई थी। भारत के आरंभिक राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1901 में प्रकाशित पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो इसमें M.A. अंसारी ये शामिल नहीं थे। बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी ये लोग शामिल थे। 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ था, जो रूसी क्रांति 1917 से काफ़ी हद तक प्रभावित था। 17 मार्च 1924 के कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर
मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, S.A. डोंगे थे, ना कि अंसारी शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांति द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट को पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे हैं। M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, S.A. डोंगे शामिल थे। कितना सटीक है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। तो ये वेब मिलर थे, ऑप्शन नंबर सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान सरोजनी नायडू, इनाम साहब, मणिलाल के नेतृत्व में 21 मई 1930 ईस्वी को लगभग 25,000 स्वयंसेवकों ने धरसना नमक कारखाने पर धावा बोला, जहां इन्हें लाठियों से पीटा गया। इस भयावह तस्वीर का उल्लेख अमेरिका के न्यू फ्रीमैन अखबार के पत्रकार वेब मिलर ने किया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले भारत रॉल्फ रिच आए थे, फिर विलियम्स हॉकिंस, फिर निकोलस डाउंटन, फिर सर थॉमस रो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है तो दूसरा कारण है। अभिकथन, तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोच्चतम उदाहरण तीस्ता नदी है, जो पहले गंगा नदी की सहायक नदी थी, परंतु 1787 के आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी ने अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रभावित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसमें रांगपो, संगीत, सेवक जैसी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। अतः ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा डोडा बेटा चोटी, राजस्थान का हो जाएगा गुरु शिखर चोटी, नागालैंड का हो जाएगा आपका सारामती चोटी, मध्य प्रदेश का हो जाएगा धूपगढ़ चोटी।